Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duo Science. I hope everyone is doing well. So today is 10 December 2024 and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu and The Indian Express here. Okay, so हम यहाँ पर The Hindu and The Indian Express के जो भी important news which are important for our exam हम उन्हें discuss करने वाले हैं. तो आज के topics देखते हैं which we are going to cover here today. First article is RBI Governor. यहाँ पर अब हमारे new RBI Governor है. इनके picture आप यहीं पर देख सकते हैं. कौन है ये, इनका नाम क्या है, अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसेस होती है आरबीआई गवर्नर की, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. फिर हम बात करेंगे अप्रोच इलेक्शन कमीशन टू इनेक्ट पॉश एक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इसमें हम पॉश एक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो पॉश है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए. फिर हम बात करेंगे इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी. ये आज के न्यूज़पेपर में कुछ छोटे आर्टिकल्स हैं, प्रीलिम बेस्ड यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, कुछ मेन. यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इसका अगर आप इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये लिंकेज बताया गया है किसके बीच में, एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड मतलब एनर्जी के बीच में और फूड सिक्योरिटी के बीच में एक डिपेंडेंसी यहाँ पर बताई गई है. ठीक है. फिर हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप. देखिए संडे को भी ये आर्टिकल आया हुआ था. ठीक है. अभी फिर से इस आर्टिकल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्टली जो फैक्ट है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाला ये जो एक्ट है, इसके जो प्रोविजंस है डायरेक्टली यहाँ पर आपको आर्टिकल में देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. इसलिए हमें फिर से इसको, अब न्यूज़पेपर में आया है. देखिए अगर आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर रिपीटेशन में मिलेंगे. अब ये टॉपिक थोड़ा जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, 2 दिन बाद आपको देखना फिर से इसके ऊपर एक आर्टिकल जरूर आएगा. फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स फॉर एवरी केजी ऑफ मीट इन 2020. ठीक है. फिर है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर क्या कर रही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है इनके रिमूवल के यहाँ पर प्रोसेस को मतलब कि इनिशिएट करना चाहते हैं. फिर एक हमारा पैराडाइग्म शिफ्ट, मतलब इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, सीरिया के बारे में. यहाँ पर सीरिया में क्या हो रहा है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. तो देखो आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत मजा आने वाला है इनको कवर अप करने में. तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक यहाँ पर जरूर देखें. पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडवर्स आईएएस. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो मेक श्योर आपने इस चैनल को जरूर से ज्वाइन किया हो और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल, अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर. पहले हम देख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट नेम्स संजय मल्होत्रा एज आरबीआई गवर्नर. तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, संजय मल्होत्रा को अब न्यू आरबीआई गवर्नर मतलब कि यहाँ पर असाइन किया. तो द सेंटर ऑन मंडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय. ये क्या है, आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं. ठीक है. एक आईएएस ऑफिसर भी है. तो यहाँ से एक मोटिवेशन ये भी आता है कि अगर हम आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो इन फ्यूचर हम आरबीआई की गवर्नर भी बन सकते हैं. ओके. तो अब इन्हें यहाँ पर इनका जो नाम है ये अनाउंस किया गया है. अ डे बिफोर इनकम्बेंट शक्तिकांत दास 6 years टर्म कम्स टू एन एंड ऑन ट्यूसडे. तो जो पहले हमारे आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनका 6 टर्म का जो टेन्योर है वो ट्यूसडे को एंड हो गया है. और यहाँ पर मंडे को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो संजय मल्होत्रा जी हैं इनका नाम अनाउंस किया है एज अ न्यू आरबीआई गवर्नर. ठीक है. ये तो न्यूज है, लेकिन आरबीआई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर टॉपिक बनता है. सो आरबीआई एक्ट म्यूरली स्टेट दैट सेंट्रल बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ, क्या बात करिए, जो हमारा आरबीआई एक्ट है. ठीक है. आरबीआई एक्ट यहाँ पर बात करता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो कंसिस्ट होता है अ गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डिप्टी डायरेक्टर्स हु आर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. आपको ये याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट, देखो हर जगह हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है क्या, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है और जो भी यहाँ पर 4 आपके डिप्टी डायरेक्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर. ओके. द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, ये कमिटी का नाम आपको याद रखना है. ठीक है. द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी prepares a list of names of eligible person to hold the office of governor of RBI. तो यहाँ पर ये जो कमिटी है क्या करती है, एक जो जितने भी एलिजिबल पर्सन होते हैं टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर. ठीक है. ये जो आरबीआई गवर्नर है इसके ये जो ऑफिस को होल्ड करने के लिए जो भी पर्सन एलिजिबल है इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उस लिस्ट को यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास यहाँ पर भेजा जाता है. कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. यहाँ पर जो मतलब ये कमिटी है हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. इसमें आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, करंट जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स इसमें होते हैं. टोटल कितने हो गए, 2 3
4-5 लोग यहाँ पर हैं। द शॉर्ट लिस्टेड पर्सन आर देन इंटरव्यूड विच आर देन सेंट टू द कैबिनेट। तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्टेड पर्सन होते हैं उन सबका इंटरव्यू किया जाता है और देन उसको उन लोगों को कहाँ कैबिनेट के पास भेजा जाता है। ठीक है, फिर द कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अभी जो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स होती है ये किसके द्वारा हेड की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। तो द कमिटी देन सेलेक्ट द गवर्नर बाय कंफर्मिंग हिज हर अपॉइंटमेंट। क्लियर, यहाँ पर पहले इंटरव्यू होता है, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड पर्सन होते हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है, फिर उनका जो नेम होता है उनको कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट के पास भेजा जाता है और इस कमिटी को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। टेन्योर की बात कर लेते हैं कि कितना टेन्योर होता है। सो देखिए 5 ईयर और टर्म विच the central government may fix appointing them. The tenure of a governor can also be extended by the central government. मेनली तो यहाँ पे 5 ईयर का होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनके टेन्योर को एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोल की बात कर लेते हैं। रोल और ड्यूटीज क्या है हमारे गवर्नर के? सो कस्टोडियन ऑफ द इंडियन रिजर्व। ठीक है, आरबीआई मतलब क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। तो अब गवर्नर, आप सोच सकते हैं कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर, तो सारी चीजें उनके अंडर में ही आएंगी। हेड्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हमारी एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम कंटिन्यूसली हर महीने जब हमारा डेटा आता है इन्फ्लेशन का, रेट्स में जो चेंज होते हैं वो कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। तो इनको हेड कौन करता है? इस कमेटी को आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ऑल करेंसी इशूड इन इंडिया इज इशूड विद अंडरटेकिंग गिवन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। इंडिया में जितनी भी करेंसी का यहाँ पर करेंसी जितनी है, जितनी भी करेंसीज को इशू किया जाता है, तो किसके अंडर में होता है? किसके अंडरटेकिंग्स में होता है? आरबीआई के गवर्नर के। वो सारी चीजों को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। करेंसी का जो भी लीगल टेंडर होता है उन सारी चीजों को वेरीफाई करने का काम किसका होता है? गवर्नर ऑफ द आरबीआई। मॉनिटर एंड फैसिलिटेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू रूरल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर। तो मतलब देखो पैसे का जितना भी लेन देन, जो भी सारी चीजें हैं वो किसके अंडर में आएगा? आपका आरबीआई के गवर्नर में आएगा। एक बार आप इन सारे रोल्स एंड ड्यूटीज को यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आई होप ये जो मतलब आर्टिकल है, न्यूज तो हमारी इतनी सी थी, लेकिन इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पर स्टैटिक में क्या आ जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द आरबीआई गवर्नर। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अप्रोच इलेक्शन कमीशन टू इनेक्ट पोस्ट एक्ट इन पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन मंडे आस्क्ड टू पिटिशनर सीकिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट और द पोस्ट एक्ट ऑफ 2013 इन पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर एक पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां क्या होना चाहिए? आपका पॉश एक्ट होना चाहिए। मतलब जो पॉश एक्ट है इसको इंप्लीमेंट यहाँ पर करना चाहिए, पॉश कमेटी यहाँ पर सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आप एप्लीकेशन को, मतलब जो भी पिटिशनर इसको यहाँ पर सीक कर रहा था, तो ये करने का काम है ना, इसको अगर आपको पॉश एक्ट इनेक्ट करवाना है तो इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना होगा। क्लियर, क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज में कैसा क्या सारी चीजें होनी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। तो इस एक्ट को इनेक्ट करना है नहीं करना है ये किसके अंडर होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है। तो आप उन्हें यहाँ पर क्या कीजिए? अप्रोच कीजिए। ये थी हमारी न्यूज। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉश एक्ट एक्चुअली है क्या। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉश एक्ट इसको बोलते हैं, इसको 2013 में लेकर आया गया था। इसकी हम स्टोरी थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाते हैं। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होगा। एक्चुअली विशाखा गाइडलाइंस यहाँ पर क्या होता है, एक केस आता है, ठीक है, वुमेन राइट्स ग्रुप, वन ऑफ द विच वाज विशाखा। विशाखा नाम की एक लेडी होती है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, वो किसी एक रूरल एरिया में जाती हैं और चाइल्ड मैरिज होती है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। अब देखो वो काम कर रही थी, उनका काम, वो सोशल एक्टिविस्ट है, मतलब सोशल वर्कर है, तो उनका काम ही यही था, ठीक है। लेकिन उनके साथ क्या होता है, वहां पर गैंग रेप होता है। ये तो पहला केस था, वहीं से सारी चीजें, ये सारी जो चीजें हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो विशाखा गाइडलाइंस लीगली बाइंडिंग वर लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट इन 1997। दिस वाज अ केस फाइल्ड बाय वुमेन्स राइट ग्रुप, वन ऑफ विच वाज विशाखा। मतलब कि ये जो वुमेन राइट्स ग्रुप था उनके द्वारा इस केस को फाइल किया गया था, जिसमें से एक का नाम विशाखा था। उन्हीं के तहत मतलब जब ये आता है तो विशाखा गाइडलाइंस इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो ये कहा जाता है कि लाइक कोई आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और उसमें विमेन भी आपकी इंक्लूडेड है, विमेन आर ऑल्सो देयर, तो वहां पर क्या होना चाहिए, पॉश कमिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है, अभी आप बेस्ट एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, पॉश मतलब कि इसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाने का। अभी कुछ इंडिया हम क्या कहते हैं, हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, आप सभी को बहुत ही न्यूज में था हेमा कमेटी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज आप एक बार यहाँ पर इसको गूगल करिए और इसके बारे में यहाँ पर पढ़िए। आप इसको बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट मतलब की कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो द गाइडलाइन डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करती हैं एंड इम्पोज 3 की ऑब्लिगेशंस ऑन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर 3 क्या किए जाते हैं, आपके ऑब्लिगेशंस आपके इंस्टीट्यूशन में इम्पोज किए जाते हैं। कौन कौन सा, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन, कि यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट करना है, उसको प्रिवेंट करना है, और अगर होता है तो उस चीज को एड्रेस भी करना है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया दैट सेड शुड एस्टैब्लिश अ कंप्लेन कमिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं वहां पर एक कंप्लेन कमिटी होनी चाहिए विच वुड लुक इनटू मैटर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। सो यहाँ पर 2013 में इस एक्ट को और ज्यादा, इन गाइडलाइंस को और ज्यादा क्या किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है। सो इसमें हम बात करते हैं, अ लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कॉमनली नोन एज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉश एक्ट पास बाय पार्लियामेंट 2013। फिर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, ये है हमारी डेफिनेशन, इट इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, ऐसा कोई बिहेवियर जिसको हमने यहाँ पर मतलब वेलकम नहीं किया, लाइक फिजिकल कांटेक्ट हो गया, एडवांसेस हो गए, यहाँ पे सेक्सुअली कलर्ड आप रिमार्क, किसी के ऊपर कोई लेडी है यहाँ पर आप उसके ऊपर क्या कोई ऐसे रिमार्क पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें पोर्नोग्राफी शो कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर सेक्सुअल फेवर की, अगर आप मुझे सेक्सुअल फेवर देंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हेमा कमेटी में क्या हुआ था, यहाँ पे जो आपकी साउथ की जो इंडस्ट्रीज थी, आपने लाइक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर भूल रहा है एक्चुअली कौन सी इंडस्ट्री थी, कन्नड़ा या तेलुगु ऐसे कुछ था, थोड़ा सा आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैं भी इसको एक बार चेक करूंगी। तो उसमें ये था कि लाइक अगर जो विमेन है उनको काम चाहिए तो पहले उन्हें सेक्सुअल फेवर प्रोवाइड करना पड़ता था, उसके बाद उनको यहाँ पे एक्ट्रेस को काम मिलता था, इस तरीके से था। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन। अब एक्ट के प्रोविजन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। This act lay down the procedure for complaint and inquiry and the action to be taken। यहाँ पर हर एक कमिटी में जहाँ पर 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, इंटरनल कंप्लेन कमिटी होगी। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि इट मैंडेट एवरी एम्प्लॉयर, सबको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करना है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर एंड डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को यहाँ पर वो किया गया है। अ वुमेन कैन बी एट एनी एज, वुमेन किसी भी एज की हो सकती है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, हु एलिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट मीन्स अ राइट ऑफ ऑल वुमेन वर्किंग और विजिटिंग एनी वर्क प्लेस। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस में काम करते हैं और कई बार हम ऑफिस में विजिट करते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन है, यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ दैट कंट्री, लेकिन यू हैव विजिटेड दैट प्लेस, वर्क प्लेस, तो आपके अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, कुछ हैरेसमेंट होता है, तो यू कैन कंप्लेन देयर इन एनी कैपेसिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट। आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉश एक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हमने इसको संडे को डिस्कस किया हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, पिटीशन क्या फाइल की गई, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। पिटीशन ये फाइल की गई, लोगों ने ये चैलेंज किया कि यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे, आप सभी को पता है क्या होता है, जितने भी यहाँ पर लाइक बहुत सारे जो ऐसे मॉस्क हैं वो क्या किए गए थे, जो पहले के टेम्पल्स थे, जब यहाँ पर मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है तो जो आपका टेम्पल्स थे, है ना, जैन टेम्पल्स हैं, आपके बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, हिंदू के जितने भी टेम्पल्स हैं, तो उनको क्या किया गया था, डिमोलिश करके उनके ऊपर मॉस्क को बनाया गया था। ये हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पिटिशनर्स ने ये कहा कि ये तो हमारे जो मतलब लाइक सेंटीमेंट्स हैं, जैन टेम्पल्स के ऊपर बनाया गया है, उनको डिमोलिश करके, बुद्धिस्ट टेम्पल्स के, हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करके ये मॉस्क यहाँ पे क्रिएट किए गए, तो ये हमारे सेंटीमेंट्स का क्या कर रहा है, एक तरीके से अनादर कर रहा है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है, देखो अगर हम इस तरीके से सारी चीजें करने लगेंगे तो कितना सारा यहाँ पर क्योस क्रिएट हो जाएगा, कितना क्योस होगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947
15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है, जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनका जो स्टेटस, अगर वो मॉस्क है तो वो मॉस्क ही रहेगा, अगर वो यहाँ पर लाइक हम कहते हैं कि चर्च है तो वो चर्च रहेगा, टेम्पल है तो टेम्पल रहेगा, जैन टेम्पल है तो जैन टेम्पल होगा, बुद्धिस्ट टेम्पल है तो इट विल बी ए बुद्धिस्ट टेम्पल ओनली। ठीक है, तो उनका स्टेटस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन क्या क्या है देखो, डायरेक्टली लिखा गया है, मैंने यहाँ पर अभी मैंने अपना यहाँ पर लाइक जो स्टेटिक पोर्शन है वो उसको ओपन भी नहीं किया, वही सारी चीजें लिखी हैं। देखिए, इन 1991 एक्ट डज हैव सम एक्सेप्शन, इट डिड नॉट अप्लाई टू द व्हाट वाज देन द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट है, बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, तो इसको एग्जाम्प्ट किया गया था। which indented in favor of the Ram temple. Not does it apply to monuments, मतलब जो monuments हैं, है ना, जो sites हैं, remains हैं, जहाँ पर ancient monuments के remains यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 1958 के एक्ट के अंदर, जितने भी यहाँ पर चीजें monuments सारी आती हैं, तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अगर वहाँ पर हमें कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे करना हो, सारी चीजें करना, तो यू कैन डू दैट। ओके, इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज बीन finally settled or dispute that act has been settled by the parties before 1991 act। और ये जो मतलब एक्ट है उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, उन केसेस पर भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जो 1991 के पहले ही मतलब अराइज हुए थे और सेटल भी हो चुके हैं। लाइक अगर लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या होता है तो वो उन पर अप्लाई नहीं होगा। सो द चैलेंज यहाँ पर क्या आता है, हैज कम इन अ बैकड्रॉप ऑफ रिन्यूड attempt throughout motivation litigation by some Hindu organization and devotees to target mosques such as ज्ञानवापी। अब देखो, ज्ञानवापी जो मॉस्क है उसका यहाँ पर चला था, फिर यहाँ पर शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा में जो है, शाही जामा मस्जिद इन संभाल, तो ये इस तरीके की दो चार हैं जहां पर जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर कुछ ज्यादा ये थोड़े मोटिवेट हुए इन ऑर्डर दैट स्ट्राइक डाउन द डायलूट द 1991 लॉ। तो इनका कहना ये है कि आपको 1991 का जो एक्ट है उसको डायलूट करना होगा। वाई इज लाइकली टू हैव मैलिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन दीज प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो इन्वेडर्स थे उन्होंने डिमोलिश किया, उससे कंकर किया, और उसके बाद जितने भी बिल्डिंग्स उसको रियून करके, है ना, उसको रियून करके उसके ऊपर मॉस्क बनाए, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे क्लेम लीगलाइज सच डिपेड्रेशन एंड ऑल्सो वायलेट द राइट्स ऑफ हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज टू रिक्लेम देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इनका कहना यह है कि ये जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो लोगों के यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो राइट्स है, लाइक जो हिंदूज हैं और जो अदर कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं, ये उनको वॉलेट कर रहा है कि वो अपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ना, उनको क्या कर सके, फिर से रिक्लेम कर सके। तो ये जो एक्ट है उसको वॉलेट कर रहा है। इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। तो अभी यहाँ पर 5 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट 5 नहीं 12 दिसंबर को, हाँ, यहाँ पर 5 जजेस की जो बेंच है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम फर्दर देखते हैं हमारे क्या निकल कर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में डिसाइड फ्यूचर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब हम यहाँ पर देखना ये मतलब कि सच में कुछ अच्छा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा हमारे लिए देखना है। ये एक्साइटिंग भी होगा कि क्या निकल कर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। फिर देखिए, ये मैंने जो अभी सारी चीजें बात करी ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, आप इसको पढ़ेंगे। ये एक्ट क्या डिफाइन करता है, एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1947। तो 1947 को अगर यहाँ पर टेम्पल है तो वो टेम्पल ही रहेगा। मॉस्क है तो उसका स्टेटस आप चेंज नहीं कर सकते, इट विल बी अ मॉस्क। ठीक है, अगर यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल है तो दैट विल बी अ बुद्धिस्ट टेम्पल, एंड इफ इट इज अ जैन टेम्पल तो इट विल बी अ जैन टेम्पल एंड चर्च ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर उनका जो स्टेटस है दैट विल रिमेन सेम आफ्टर जो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को था। ठीक है, बट इसमें यहाँ पर जो एग्जाम्पशंस थे, हमने यहाँ पे एग्जाम्पशन लाइक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना, तो जो कि आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट ऑफ 1958 के अंडर आते हैं, तो वो इसके अंदर एग्जाम्पशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि उनका स्टेटस दे कैन चेंज। ओके, ये हुआ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराडिग्म शिफ्ट। अभी पैराडिग्म शिफ्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बताती हूँ। सीरिया में अभी जो गवर्नमेंट थी, आप ऐसा समझिए, जो गवर्नमेंट थी उनका जो रिजीम है वो फॉल डाउन हो चुका है, वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनका फॉल डाउन हो गया। तो द रिजीम ऑफ बशर अल असद हैज फॉलन इन सीरिया, और वहां पर क्या हुआ है, इस्लामिक हयात तहरीर अल शाम, जिसको शॉर्ट में HTS भी कहते हैं।
आपको यहाँ पर याद रखना है। इन्होंने क्या किया है, ये एक अलकायदा के ही एक आर्म है, उनको इन्होंने यहाँ पर सीरिया को कंट्रोल में कर लिया है, ठीक है। Between a secular dictatorship and collapse like a house of cards and surging group of militant with menacing recent past lies in the present and future of 23.5 million Syrians। तो देखो यहाँ पर 8 साल पहले जो मिस्टर असद थे, उन्होंने यहाँ पर सिविल वॉर को विन करके वो यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सीरिया की जो गवर्नमेंट एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जो HTS है, इनके जो हेड है उसको यूएस ने क्या करके रखा है, टेररिस्ट अनाउंस करके रखा है कि वो टेररिस्ट है। ही हैड रिकैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज विद द हेल्प ऑफ रशियन, ईरान एंड हिजबुल्ला। और इनको यहाँ पर कौन एक तरीके से कह सकते हैं, जो मिस्टर असद थे, है ना, मिस्टर असद को यहाँ पर रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता था, सपोर्ट भी मिलता था, हेल्प मिलता था। अब फर्दर ये सारी चीजें यहाँ पर होगी, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए, कैसी भी आए, ठीक है। अब जो HTS है, उन्होंने अपने आप को बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर स्टैब्लिश किया कि हम ही यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है एक टाइम अभी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी कुछ भी चेंज हो, लेकिन जो सिचुएशन होना चाहिए, जो सोशल स्टेटस होना चाहिए, है ना, वो यहाँ पर टर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अफगानिस्तान में यहाँ पर देख रहे हैं, अफगानिस्तान में जैसे कि वुमेन के जो राइट्स हैं वो किस तरीके से कर्टेल किए जा रहे हैं। वहां पर पूरा जो इस्लामिक लॉ है और सीरिया लॉ मैं कह रही हूँ, सरिया लॉ जो होता है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात करी। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि वहां पर जो वुमेन है उनको मेडिकल पढ़ने से, मेडिकल की स्टडीज के लिए भी रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मिस्टर असद गॉन, सीरिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ न्यू फ्यूचर बट द की एक्टर ऑफ चेंज आर far from missing. The HTS wants to turn Syria, a diverse country with a Sunnis, Alawites, Christians, Sikhs and Druze into an Islamic state. अब यहाँ पे जो HTS है उनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जितने भी यहाँ पे सुन्नीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सियाज हैं, ड्रूज हैं, इन सबको एक इस्लामिक उसमें क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। द सीरियन National Army are sidekick of the HTS is a Turkey proxy. In the south there are numerous local militants भी यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो मतलब एट द एंड यही कहा जा रहा है कि देखो कुछ भी हो, बट गिवन द सीरिया टर्मुलेंट हिस्ट्री, सोसाइटल फीचर्स एंड द आइडियोलॉजिकल एंड प्रोग्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिटेंट्स लाइक आउटकम वुड बी मोर chaos एंड इंस्टेबिलिटी, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ सीरिया। तो यहाँ पर लाइक कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो एक हम बात करते हैं ना, एक सोशल यहाँ पर जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होना, सोशल प्रेशर्स यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर हियर। सीरिया की आप लोकेशन देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे यहीं पर क्वेश्चन बनेगा। तो ये मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा होगा, टर्की है यहाँ पर, इसकी बॉर्डर लग रही है, इराक है यहाँ पर, दिस इज जॉर्डन हियर, वेस्ट बैंक, तो ये इसराइल के साथ भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये गोलान हाइट्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आप ये देखिए, ये है गोलान हाइट्स, यहाँ से आपका ये पूरा है, ठीक है, ये दिस इज लेबनन। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्क द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब देखो इस आर्टिकल को मैं अगर शॉर्ट में ब्रीफ में अगर इस आर्टिकल की स्टोरी बताती हूँ तो दे आर सेइंग, वैसे तो आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड, देखो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस हमें जो इशू है वो फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एनर्जी डिपेंडेंट है। हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है वो किससे होता है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का ही हम अभी यूज कर रहे हैं, है ना, उसी से यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमें जो लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो फॉसिल फ्यूल का यूज हमें कम करना चाहिए, हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके कारण देखिए हम जो ये शिफ्ट यहाँ पर चल रहा है, एड्रेसिंग फूड्स इनसिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉवर्टी इज अ सेंट्रल अचीविंग ग्लोबल स्टेबिलिटी बट टैकलिंग दीज इश्यूज इंडिपेंडेंटली इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। तो देखो पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस होगा, सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंडिया में होगा या फिर जो अदर छोटी छोटी कंट्रीज है वहां पर होगा, सारा जो वर्ल्ड है आज के टाइम पे अभी भी स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, है ना, मतलब कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है। और ज्यादातर जो हमारा जो फूड है, लाइक हम अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब एग्रीकल्चर का यहाँ पर है तो हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है यहाँ पर, जो इरिगेशन है, सारी चीजें जो होती हैं, वाटर का यूज होता है, तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फॉसिल फ्यूल से ही मिलती हैं। अगर ये इनका प्राइस, अगर इनका हम यूज कम कर देते तो इनका प्राइस बढ़ेगा, लाइक जो बाई फर्टिलाइजर्स का प्राइस बढ़ेगा, इन सारी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली किसको हार्म करेगा, एग्रीकल्चर में मतलब जब हमारा
लाइक इनपुट ज्यादा हो रहा है, तो जब आउटपुट प्रोडक्शन होगा तो हम उससे भी अपना इनपुट जितना हमने लगाया तो उसका तो हम वो खामियाजा निकालेंगे ना, कि हाँ हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फूड है, फूड ग्रेन्स है, इनका भी क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा यहाँ पर ये होता है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं इसको स्टोर भी करते हैं, है ना, स्टोर करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। अब कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो आपको एक ये विशियस साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, बोथ सिस्टम आर अंडर सीज, फूड प्रोडक्शन इज स्ट्रेन्ड बाय क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। फूड प्रोडक्शन क्या है, एक तरीके से क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और इनइक्वालिटी से यहाँ पर हो रही है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड की डिमांड भी आपकी बढ़ेगी, फिर हमें दूसरी तरफ ये क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो इससे भी मिटिगेट करना है। तो ये एक जो प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, हर एक वर्ल्ड में हम देखें जितनी भी कंट्रीज है सबकी एक टाइम पर प्रॉब्लम है, और फ्यूचर में ये हमें देखने को मिल सकता है। सो व्हाइल एनर्जी सिस्टम फेस जियोपॉलिटिकल टेंशन, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्लो ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो लेकिन ये जो ट्रांजिशन हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पे मूव करें, दैट इज वेरी स्लो। ओके, yet they are interconnected Next, present an even greater challenge. Agriculture, a lifeline for humanity, is both a significant energy consumer and a contributor to climate change. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जहां पर ये एक सिग्निफिकेंट एनर्जी कंज्यूमर है, जितनी कंज्यूम करता है इतना ही क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट भी करता है। इसके कारण क्लाइमेट चेंज भी, एमिशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में राइस का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, वो राइस को क्या करती है, इम्पोर्ट करती हैं, है ना, क्योंकि राइस से क्या होता है यहाँ पर हम कहते हैं एमिशन और ज्यादा होता है। ठीक है, एज अ वर्ल्ड टीटर्स ऑन द एज ऑफ मल्टीपल टिपिंग पॉइंट्स कैन बी ट्रूली एड्रेस वन विदाउट कन्फ्रंटिंग द अदर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या हम एक चीज को एड्रेस कर सकते हैं विदाउट द कन्फ्रंटिंग अदर। तो डिपेंडेंसी ऑन कार्बन इंसेंटिव एनर्जी, आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर नियरली 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेस हैं उसका यहाँ पर कंजप्शन करता है, एंड इसमें से 20% ऑफ ग्रीन हाउस गैस आपका जो होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। ठीक है, इट डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जो मतलब फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या होता है, लाइक हम यहाँ पर अगर कुछ भी फूड आइटम उसको इंपोर्ट करें तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी एमिशन होता है कि नहीं होता। मैकेनाइजेशन की जो बात की जा रही है, इरिगेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट जो आपका क्या कह सकते हैं एग्रीकल्चर, इसका एक हमें विशियस साइकिल देखने को मिल रहा है। इसी से क्या हो रहा है, द रिलायंस ऑल्सो एक्सपोज फूड सिस्टम टू एनर्जी प्राइस शॉक। तो इसी के कारण आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो फूड प्राइसेस है वो कितना ज्यादा यहाँ पर उनका जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले कहा जाता था ना ये चीज तो इतने में मिलती थी, आज के टाइम पर देखो यहाँ पर कितनी महंगी हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो आज के टाइम पर $500 बिलियन पर रीच हो चुकी है, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि जो फ्यूल का कंजम्पशन है अभी भी इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। कंट्रीज यहाँ पर नेशन सच एज ब्राजील, गुयाना कंटिन्यू टू एक्सपेंड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। यहाँ पे जो गुयाना है, ब्राजील है, अभी भी यहाँ पर जो गैस ऑयल है और गैस का प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट पर डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दिस ऑनगोइंग डिपेंडेंसी ऑन कार्बन इंटेंसिव एनर्जी एग्जर्बेटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फूड सिस्टम। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, लो इनकम कंट्रीज की जिसमें हम बात कर रहे हैं, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबल एनर्जी, उनके पास तो इतना ग्लोबल एनर्जी का स्मॉल फ्रैक्शन है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पर जो सफर करता है, सप्लाई में डिस्ट्रक्शन होता है, यहीं पर होता है। उन्होंने इतना डैमेज भी नहीं किया है, इतना उन्होंने एमिशन भी नहीं किया, स्टिल दे आर पेइंग फॉर इट। ओके, तो ये दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। सो एग्रीकल्चर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल फर्दर हाईलाइट्स इट्स वल्नरेबिलिटी, लाइक नेचुरल गैस है, ये बहुत ही फर्टिलाइजर्स में इनका क्रिटिकल, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में इनका क्रिटिकल रोल हमें देखने को मिलता है। सो बोथ आर फीड स्टॉक एंड एनर्जी सोर्सेज विद 80% ऑफ इट्स यूज फॉर अमोनिया। यहाँ पर हम अमोनिया का यूज करते हैं, 80% होता है ना, और 20% पावरिंग ऑफ द प्रोसेस होता है। सो अभी हमने यहाँ पर देखा था चाइना ने 2021 में लाइक क्या फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया था, तो इसके कारण एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आया था। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमारा 60% ऑफ जो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP फर्टिलाइजर्स होता है इसका इंपोर्ट करता है।
नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट किया जाता है। तो अभी यहाँ पर लाइक हमने देखा था जब रशिया और यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट होता तो फर्टिलाइजर्स में यहाँ पर कितनी ज्यादा हो गई थी। तो रिन्यूएबल एनर्जी ये एक ग्लिम ऑफ होप है, लेकिन ये बहुत ही जो प्रोसेस हो रही है बहुत ही ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। डिमांड, एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी, इसकी डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली द ट्विन क्राइसिस ऑफ फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी चैलेंज ग्लोबल प्रायोरिटाइज। तो यहाँ पर फूड और एनर्जी का जो इनसिक्योरिटी है, ग्लोबल चैलेंजेस को हमें प्रायोरिटी पर रखकर इसके लिए हमें जल्द से जल्द एक सॉल्यूशन पर आगे बढ़ना होगा। बट दे रिक्वायर अ फंडामेंटल शिफ्ट एंड पर्सपेक्टिव। एग्रीकल्चर मस्ट बी रीइमेजिन्ड एज अ बोथ सोर्स ऑफ सब्सटेंस एंड कॉर्नस्टोन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें एग्रीकल्चर को दोनों पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हमारे काम कर सकता है एंड सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस भी है। फेलियर टू एक्ट विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ पुशिंग मिलियंस ऑफ हंगर एंड अंडरमाइनिंग। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर पर हमने फोकस नहीं किया तो आने वाले टाइम पर ये क्या करेगा, बहुत मतलब मिलियंस ऑफ लोगों को एक हंगर और हम क्या कह रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स में जो हम अंडर माइनिंग की प्रोसेस में यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर क्या करेगा, पुश करेगा। सो एज अ क्लॉक टिक्स द क्वेश्चन रिमेन, विल द वर्ल्ड राइज टू मीट द मोमेंट। तो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज इंडिया यूज्ड 104 mg ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर एवरी kg ऑफ मीट इन 2020। अब यहाँ पर देखिए मेनली किस पर बात किया जा रहा है, जो पोल्ट्री यहाँ पर एनिमल्स है उन पर बात किया जा रहा है। तो जैसे कि चिकन होता है ना, इनमें क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का इनमें यूज किया जाता है, चिकन्स में, हेन में, और जो हमारे लाइक काऊ है, शीप है, कैटल्स, जितने भी कैटल्स होते हैं इनमें भी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। काऊ वगैरह में क्यों करते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है लाइक उनका मिल्क का कंजम्पशन, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसके लिए यहाँ पर उनको इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। आप लोगों को ये पता होगा। जो चिकन है इनकी जो लाइफ स्पेन होती है, इनको बहुत जल्दी ही क्या, इनका जो लाइफ होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो इनको इनकी एज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इनको इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वो जल्दी यहाँ पर ग्रो कर पाए। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है, लाइक चिकन से तो यहाँ पर आपका वो आ जाता है ना, मीट आ जाता है। पोल्ट्री जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो लाइक आपका जो मिल्क है, घी है, इन सब का हम कंजम्पशन करते हैं। तो इसमें क्या है, जब आप उनको यहाँ पर दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके बाय प्रोडक्ट्स में भी हमें देखने को मिल रहा है और हम उन चीजों को क्या करते हैं, उनका कंजम्पशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वो एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं और इसी के तरीके से एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है ना, एंटीबायोटिक्स हम रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात करते हैं, वो हमारी बॉडी में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। जैसे कि इवन हमने ये भी देखा है कि लाइक जो हमारे यहाँ वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है कि जैसे आज वो इतनी छोटी सी है, छोटा सा इंजेक्शन दे दिया, सुबह को वो इतनी बड़ी हो जाती है, फिर यहाँ पर उनको बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स मतलब कि इसके कारण क्या होता है, जब हम इनका लाइक प्रॉपर यूज नहीं करते है ना, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरसेस वगैरह कभी एंटर करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस हो जाते हैं और फिर हमारे ऊपर इनका एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं रह जाता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर अपोजिशन ने क्या किया है, एक नोटिस मूव किया है टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी यहाँ पर देखो प्रोसेस चली, अब हमें इसकी प्रोसेस पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारे इंडिया का अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और वो एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये हुआ। अब क्वालिफिकेशन वगैरह आप सभी को यहाँ पर पता है कि आर्टिकल 66 यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करता है कि ये he should be a citizen of India and should be a completed 35 years of age, should be qualified for election as a member of Rajya Sabha, should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority। इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन तो आप सभी को पता तो है कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है।
अब देखो इनका क्या होता है, यहाँ पर रिमूवल होता है, और जो रिमूवल की प्रोसेस होती है वो कहाँ स्टार्ट होती है, आपकी राज्यसभा से ही स्टार्ट होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से। पहले वो जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद जो रेजोल्यूशन है पहले राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, और फिर अगर वो पास होता है तो फिर रिमूव हो जाते हैं। रेजिग्नेशन जैसे कि बात करते हैं तो आर्टिकल 67 ऑफ दी Constitution of India, the Vice President may by writing under his address or President resign his office। तो रिजाइन भी कर सकते हैं और इनको रिमूव भी किया जा सकता है। सो वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय अ मेजोरिटी। तो यहाँ पर मेजोरिटी में उस रेजोल्यूशन को पास करना होता है, ठीक है, और जो हाउस फिर उसके बाद हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा में जाता है। बट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस। लेकिन पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो रेजोल्यूशन है इससे आपको अगर लेकर आना है ना हाउस में, तो पहले आपको 14 डेज का यहाँ पर नोटिस देना होगा, उसके बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि फर्दर ये आपके हाउस में आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में यही सारी चीजें थी। आज का न्यूज़पेपर में देखो बहुत सारी चीजें फैक्चुअली, बहुत सारी चीजें तो हमने फैक्चुअली कवर अप की हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट लगता है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस आपको अगर पसंद आया तो उसे एक बार लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।